हेलो स्टूडेंट, हम सब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार का अध्ययन कर रहे हैं। आज पांचवा प्रकार जो है उसका अध्ययन करना है। चार प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जा चुका है। पांचों प्रकार की जो अभिक्रिया है उसको कहते हैं ऑक्सीकरण तथा अपक्षयन अभिक्रियाएं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण तथा अपक्षयन। ऑक्सीकरण को कुछ बुक उपचयन भी लिखते हैं, उपचयन अपचयन या ऑक्सीकरण अपचयन। तो ऑक्सीकरण अपचयन को परिभाषित करने के लिए कई बेस बनाया गया है। ऑक्सीजन के भी आधार पर परिभाषित किया गया है, हाइड्रोजन के भी आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के भी आधार पर। एक एक आधार लेकर के हम सब अध्ययन करेंगे। अच्छा, ये जो अभिक्रियाएं होती हैं, ऐसा नहीं होता कि एक पद केवल ऑक्सीकरण हो या केवल अपचयन हो। अगर एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे पदार्थ का अपचयन होगा, यानी दोनों अभिक्रियाएं जो होंगी साथ साथ होंगी, साइमल्टेनियस होंगी। इसलिए इन दोनों अभिक्रियाओं को मिला करके एक शार्ट नाम दिया जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स का मतलब क्या है? इस रिडक्शन का शुरू का 3 अक्षर ले लिया गया, RED, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन का 2 अक्षर ले लिए गए, OH। ये हो जाता है रेडॉक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। इसको कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम इसको परिभाषित कर रहे हैं ऑक्सीजन के आधार पर। ऑक्सीजन के आधार पर कैसे परिभाषित होगा? अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो होगा ऑक्सीकरण। क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन बना है, ऑक्सीडेशन, इसको आप कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन जो बना है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो होगा ऑक्सीकरण। इसका उल्टा कहिए, अगर ऑक्सीजन हटता है तो उसे कहेंगे अपचयन। जैसे कोई पदार्थ मान लीजिए ए है, इसमें ऑक्सीजन जुड़े तो आप कहोगे इसको ऑक्सीकरण। अगर पदार्थ ए में से ऑक्सीजन हटे तो हम कहेंगे अपचयन। तो पांचवें प्रकार की जो क्रिया है ऑक्सीकरण तथा अपचयन, इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। और इस अभिक्रिया क्योंकि दोनों साथ साथ होती है इसलिए इसको रिडॉक्स कहते हैं। रेड प्लस ऑक्स, रेड आया है रिडक्शन के लिए, ऑक्स आया ऑक्सीडेशन के लिए। अनुवाद नहीं करेंगे रेड प्लस ऑक्स लाल बैन, ऐसा नहीं करेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया है। तो ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कैसे कहेंगे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, ए में ऑक्सीजन जुड़ रही है इसका मतलब एक ऑक्सीकरण हो रहा है, ए में से ऑक्सीजन हट रही इसका मतलब अपचयन हो रहा है। तो एग्जांपल से इसको देखा जाए तब समझ में आएगा। जैसे हम कॉपर चूर्ण को ले लें, कॉपर धातु ले लें, इसको गर्म करें, यानी कॉपर का दहन करें, और दहन करने में कौन सी गैस सहायक होती है? ऑक्सीजन गैस, O2। ये अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। क्यूपरी पर चार्ज होता है +2, ऑक्साइड पर होता है -2। ये +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा क्यूपरिक ऑक्साइड। लेकिन आजकल इसको लिखा जाता है कॉपर, रोमन में से इसकी वैलेंसी लिख दिया जाता है। कॉपर की वैलेंसी कितनी है? सेकंड, 2 है, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि अगर हम कॉपर का दहन करें, कॉपर को गर्म करें, तो कॉपर काले रंग की इस पर परत जम जाती है, और काले रंग की जो परत उस पर जमती है वो वास्तव में कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इसको बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ O2 यहाँ सिंगल हो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, Cu भी डबल हो गए, यहाँ भी 2 से करते। यानी अगर हम कॉपर धातु को गर्म करें तो क्या होगी? कॉपर काली रंग की उस पर एक लेयर बन जाएगी, और लेयर बनने के पीछे कारण क्या होगा? वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? कॉपर सेकंड ऑक्साइड या क्यूपरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन, देखिए Cu में O2 जुड़ा है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है? ऑक्सीकरण। अच्छा, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा है और ऑक्सीजन आया कहाँ है? इसी O2 में से आया होगा। यहाँ से ऑक्सीजन हट रही है तो O2 का क्या होगा? अपचयन, और Cu का क्या होगा? ऑक्सीकरण। इसमें 4 चीजें बताई जाएगी, ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक पदार्थ, अपचायक पदार्थ। ये चारों चीजें जो बताई जाएंगी इसी रिएक्टेंट साइड में ही बताई जाएंगी, प्रोडक्ट साइड से कोई मतलब नहीं, इसी रिएक्टेंट साइड में ही बताई जाएगी।
तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और ऑक्सीजन आया कहाँ, O2 में से है, तो O2 का क्या होगा, अपचयन होगा, क्योंकि दोनों क्रिया साथ साथ। और कॉपर कैसी हो जाएगी, कॉपर काली रंग की परत जम जाएगी। और काली परत किसके कारण जमी है, वो कॉपर बदल जाता है कॉपर ऑक्साइड। एक एग्जांपल और भी दिया जाए, इसी कॉपर ऑक्साइड पर अगर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो देखिए क्या होगा, ये बदल जाते हैं Cu प्लस H2। जो ऊपर कॉपर सेकंड ऑक्साइड या क्यूपरिक ऑक्साइड बना था, इस पर अगर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें तो देखते हैं जो कॉपर पर काली परत बनी थी, वो काली परत चेंज हो जाएगी भूरे रंग में, भूरे रंग में चेंज हो जाएगी, यानी कॉपर भूरा कलर का हो जाएगा। तब जब जो क्यूपरिक ऑक्साइड बना है उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें तो काली परत चेंज हो जाएगी भूरे रंग में, इसमें कलर भी चेंज होगा। लेकिन हमें कलर से लेना नहीं, हमको पढ़ना है ऑक्सीकरण अपचयन। तो हम देखें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। देखिए CuO में से O निकला होगा तभी Cu बना होगा। यहाँ ऑक्सीजन हट रही है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, लेकिन ऑक्सीजन का हटना क्या है, अपचयन। ये अपचयन है। अगर एक का पता चल जाए तो दूसरा अपने आप समझिए उसका ऑक्सीकरण हुआ है, इसका अगर अपचयन हुआ तो इसका ऑक्सीकरण हुआ। वैसे देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ी होगी तभी H2O बना होगा, इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। तो ऑक्सीकरण अपचयन जब भी बताना होगा इसी रिएक्टेंट साइड में बताएं। क्यूपरिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। H2 में O2 ऑक्सीजन जुड़ा होगा तभी H2O बना, ये हो गया ऑक्सीकरण। इसमें एक चीज और भी पूछा जाता है, ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ ऐसे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। अपचायक पदार्थ ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। जैसे गालक गलाने वाला, चालक चलाने वाला, तो ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीकरण करने वाले पदार्थ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपचायक पदार्थ माने अपचयन करने वाले पदार्थ। अब देखो इसमें देखा यह गया है कि जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो काम करता है ऑक्सीकारक, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो काम करता है अपचायक का। तो देखिए CuO का अपचयन हो रहा है, तो CuO काम करेगा ऑक्सीकारक का, और H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये काम करेगा अपचायक का। अब ऐसा हुआ क्यों, जरा इसको समझिए। इन्हीं दो पदार्थ में क्रिया हो रही है, यही एक दूसरे को चेंज कर रहे हैं। तो जो कुछ भी बताना होगा हमको यही बताना होगा। देखिए कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ रहा, तो अपचयन कौन करेगा, जो इसके पड़ोस में होगा। इसके पड़ोस में कौन है, H2, तो H2 किसका काम करेगा, अपचायक का। H2 कहेगा हमारा ऑक्सीकरण हुआ, तो किसके ऊपर तोहमत लगाएगा, पड़ोसी के ऊपर। तो H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कौन ऑक्सीकरण कर रहा है, क्यूपरिक ऑक्साइड। तो एक रूल बन गया कि जिसका अपचयन होगा, जिसका अपचयन होगा वो काम करेगा ऑक्सीकारक पदार्थ का, और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो काम करेगा अपचायक पदार्थ का। तो ये आप कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं वो ऑक्सीकारक है। ऐसे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ का अपचयन करते हैं अपचायक। या आप ऐसे कह सकते हैं जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक का काम करता है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक का काम करता है। तो क्यूपरिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। H2 में ऑक्सीजन जुड़ी, H2O बना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। ऐसे आपने देखा ऑक्सीजन के आधार पर, ऐसे हाइड्रोजन के आधार पर भी परिभाषा आप दे सकते हैं। दूसरा आधार बन सकता है हाइड्रोजन के आधार, हाइड्रोजन के आधार। देखिए जहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों का व्यवहार बिल्कुल अलग होगा। अगर वहां ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण था, तो यहां हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होगा। तो जैसे कोई एक पदार्थ मान लीजिए A है, इसमें हाइड्रोजन जुड़े, या एक पदार्थ A है इसमें हाइड्रोजन हटे, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है, लेकिन हाइड्रोजन का जुड़ना क्या है, अपचयन। और हाइड्रोजन का हटना क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो कभी भूल जाए
तो आप ऑक्सीकरण से ही याद करें। ऑक्सीकरण को क्या कहें? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जुड़ना अगर ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीजन का हटना क्या होगा? अपक्षयन होगा। और ऑक्सीजन का बिल्कुल उल्टा हाइड्रोजन होगा। अगर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होगा? अपक्षयन। और हाइड्रोजन का हटना क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन के आधार पर जरा देखें, जैसे कोई एक रिएक्शन ले लें, मान लीजिए हमने ले लिया मैग्नीज डाइऑक्साइड को, अगर हम इसको HCl के साथ गर्म करें तो देखा ही जाता है इसमें बनता है MnCl2, मैग्नीज डाइक्लोराइड बनती है, H2O बनता है और Cl2 बनता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 को HCl के साथ अगर हम गर्म करते हैं, मैग्नीज डाइक्लोराइड H2O और Cl2 बनती है। चलो इसको बैलेंस कर लिया जाए, दो Cl2 यहाँ, दो Cl2 यहाँ, Cl2 ये हो गया 4 और यहाँ Cl एक है, यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन जरा देख लिया जाए, हाइड्रोजन यहाँ 2 ही है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ आप 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दीजिए। फिलहाल ऑक्सीकरण अपक्षय में बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल मालूम रहे किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, क्या प्रोडक्ट बना, उससे काम हो जाएगा। चलिए देखा जाए किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपक्षय हो रहा है। तो MnO2 में से देखें MnCl2 बना है, यानी इसमें से ऑक्सीजन निकला है। और HCl में से देखिए, HCl में से हाइड्रोजन निकला होगा तभी Cl2 बना होगा। यहां हाइड्रोजन हट नहीं है, हाइड्रोजन का हटना क्या होगा? ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना अगर है ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का जुड़ना अपक्षय। और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अपक्षय। तो दोनों के बेस पे देख सकते हैं। तो जरा हाइड्रोजन के बेस पे, ऑक्सीजन के बेस पे देखें, MnO2 में से ऑक्सीजन निकल गया, O2 निकला, आ गया क्लोरीन। फिलहाल तो ऑक्सीजन हटा ही है, हमको ऑक्सीजन हट, तो यहाँ ऑक्सीजन हट रही है। ऑक्सीजन का हटना क्या कहता है? ये कहता है कि अपक्षय, अपक्षय। अच्छा यहाँ देखें HCl में से हाइड्रोजन निकली होगी तभी क्लोरीन बनी होगी, तो क्या होगा? हाइड्रोजन का हटना क्या है? ये कहलाएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अगर ये पता चल जाए तो दूसरा अपने आप पता कर सकते हैं, या एक चीज और भी देख सकते हैं, यहां से भी आप चेक कर सकते हैं, यहां से इसमें भी चेक कर सकते हैं। HCl हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा होगा तभी H2O बना होगा, तब भी आप कह सकते हैं ऑक्सीकरण होगा। लेकिन ध्यान रहे ऑक्सीकरण अपक्षय जो बताया जाएगा इसी रिएक्टेंट साइड में बताया जाएगा। MnO2 में से ऑक्सीजन हट रही है तभी MnCl2 बना, ऑक्सीजन का हटना अपक्षय। HCl में देखिए, HCl में से हाइड्रोजन निकली होगी तभी क्लोरीन बनी होगी, हाइड्रोजन हट गया तभी क्लोरीन बचा। हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? अपक्षय। यहाँ फिलहाल हाइड्रोजन हट गई। अच्छा यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, HCl में देखिए H2O बन गए, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा होगा तभी H2O बना होगा। तो HCl का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। तो आप कह सकते हैं MnO2 का अपक्षयन हुआ है। अपक्षयन कौन किया है? इसका पड़ोसी HCl ने। HCl का ऑक्सीकरण हुआ है, HCl का ऑक्सीकरण कौन किया? इसके पड़ोसी, क्योंकि जो भी आरोप लगाता है तो पड़ोस वाले भी लगाता है। तो यहां पर आप देखें तो ऑक्सीकारक कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा? ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ। तो जिस पदार्थ का, यहां थोड़ा सा उल्टा कहा जाता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक का काम करता है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक का काम करता है। तो देखें MnO2 का अपचयन हो रहा है, MnO2 का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, तो ये ऑक्सीकारक का काम करेगा MnO2। और HCl का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये अपचायक का काम करेगा। अब ऐसे देखिए MnO2 कह रहा हमारा अपचयन हो गया, किसी ने हमारा अपचयन कर दिया, तो कौन किया? पड़ोसी HCl अपचायक हो गया। तो HCl कहेगा तो हमारा ऑक्सीकरण हुआ, किसने किया? इसके पड़ोसी, ये हो जाएगा MnO2। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक का कार्य करता है, और जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकरण। उल्टा कहना पड़ेगा, या आप कह सकते हैं जो दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करे
वो ऑक्सीकारक जो अपचयन करे अपचायक, या जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो वो अपचायक का काम करेगा और जिसका अपचयन हो वो ऑक्सीकारक का काम करेगा। तो दो आधार हमने दिया, हाइड्रोजन के आधार पर और ऑक्सीजन के आधार पर। आपने देखा ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन का आधार हो गया, ऑक्सीजन का आधार हो गया। एक एग्जांपल और भी देख लिया जाए, जैसे जिंक ऑक्साइड है, इसको कार्बन के साथ ऐसे गर्म कर जिंक ऑक्साइड, ये बन जाता है Zn प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब दो हैं, अब इन्हीं दो को बताना है किसका ऑक्सीकरण किसका अपचयन, कौन ऑक्सीकारक कौन अपचायक, यानी चारों बातें इन्हीं दो में बताई जाएंगी, राइट साइड से नहीं बताई जाएगी। चलो अब देखा जाए, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, यहां देखें ऑक्सीजन हट रही है, ऑक्सीजन का हटना, यह हट रहा है। और अगर यहां से ऑक्सीजन हटा है कहीं कहीं जाके जुड़ेगी, यहां से ऑक्सीजन हट करके इसमें जुड़ गई तो CO बन गया। यहां क्या हो रहा है, यहां ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन का जुड़ना, देख कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हटा केवल जिंक बना। तो अभी हमने बताया था ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब इसका जो हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कार्बन का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। और यहां से देखिए ऑक्सीजन हट रही, तो इसका क्या हो रहा है अपचयन। तो जिंक ऑक्साइड का हो रहा अपचयन और कार्बन का हो रहा ऑक्सीकरण, क्योंकि जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल रही है तो अपचयन हुआ, और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही तभी कार्बन मोनोऑक्साइड बना। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। अब बात आती है कौन ऑक्सीकारक पदार्थ कौन अपचायक पदार्थ। ऑक्सीकारक पदार्थ इंग्लिश में इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अपचायक पदार्थ। तो चारों बातें इन्हीं दो में बताया जाता है, अपचायक पदार्थ। तो याद करने का क्या तरीका है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो वो काम करेगा अपचायक का, और जिसका अपचयन हो वो काम करेगा ऑक्सीकारक का। तो देखिए ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, कार्बन का, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका काम करेगा अपचायक का, और जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है ये किसका काम करेगा ऑक्सीकारक। अच्छा ऐसे भी देखिए, अभी दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे। जिंक ऑक्साइड कहेगा हमारा किसी ने अपचयन कर दिया, जिंक ऑक्साइड बोले हमारा अपचयन कर दिया, कौन किया पड़ोसी, तो कार्बन क्या हो जाएगा अपचायक हो जाएगा। देखिए कार्बन अपचायक हो, कार्बन का हमारा ऑक्सीकरण कर दिया, किसने किया पड़ोसी ने, तो जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा ऑक्सीकारक होगा। तो जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक और जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। उल्टा कहें हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण। ये दो आधार हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर। अब इसके बाद जो है आगे वाला बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर। देखिए हमने पढ़ा कि ऑक्सीजन के आधार पर अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन अगर हटती है तो अपचयन, और हाइड्रोजन पर इसका उल्टा होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीकरण और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन। तो जहां ऑक्सीजन जुड़ेगी ऑक्सीकरण, जहां ऑक्सीजन हटेगी अपचयन। हाइड्रोजन उल्टा होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण। इन दो आधार पर हम सब अध्ययन कर चुके। तीसरा आधार है इसका मेटल और नॉन मेटल के आधार पर। मेटल और नॉन मेटल पहचानना भी आना चाहिए। जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें मेटल या धातु कहेंगे, और जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4, 5, 6, 7 ये सब इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें हम नॉन मेटल कहेंगे। जैसे क्लोरीन है और सोडियम
ऑक्सीजन है, इसको हम पहचाने कौन मेटल है कौन नॉन मेटल। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 2, 8, 7। सोडियम का होता है 11, 2, 8, 1। ऑक्सीजन का होता है 8, 2, 6। तो जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 अगर ये दिखाई पड़ते तो जान लीजिए मेटल है। यहाँ सोडियम जो है ये मेटल है, धातु। लेकिन 3 से ज्यादा दिखाई पड़े, 4, 5, 6, 7, 8 होगा, क्रिया जैसे होती वो भी नॉन मेटल में गिनती होती है। तो क्लोरीन के देखिए बाह्यतम कोश में कितने हैं, 7, इसका मतलब नॉन मेटल आधातु है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने हैं, 6, ये भी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल और मेटल के बेस पर भी ऑक्सीकरण अपचयन को परिभाषित किया जाता है। लेकिन इसके पहले आपको मेटल को पहचानना आना चाहिए। जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें हम धातु कहेंगे, मेटल कहेंगे। और जिन तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 4, 5 या 6 या 7 या 8 ये सब इलेक्ट्रॉन होंगे तो उन्हें हम कहेंगे नॉन मेटल। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेस हो गया। अब बेस हम बना रहे हैं धातु और अधातु का। अगर नॉन मेटल जुड़ती है, नॉन मेटल जुड़ती है तो ऑक्सीकरण होगा, लेकिन अगर मेटल जुड़ती है तो अपचयन होगा। यही दो याद रखिए, इसका उल्टा होगा। नॉन मेटल का जुड़ना अगर ऑक्सीकरण है तो नॉन मेटल का हटना क्या होगा, अपचयन। मेटल का जुड़ना अगर अपचयन है तो मेटल का हटना क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो नॉन मेटल और मेटल को दिमाग में रख लीजिए। नॉन मेटल अगर जुड़ती है, नॉन मेटल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई जुड़ता है तो होगा ऑक्सीकरण। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी आधात कोई हटती है तो अपचयन होगा। मेटल कोई जुड़ती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कोई जुड़ती है तो अपचयन होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कोई हटती है तो ऑक्सीकरण होगा। तो ध्यान रहे, नॉन मेटल का जुड़ना ऑक्सीकरण और नॉन मेटल का हटना अपचयन। मेटल का जुड़ना ऑक्सीकरण, मेटल का जुड़ना अपचयन और मेटल का हटना ऑक्सीकरण। तो देखें, अब इसको एग्जाम्पल से देखा जाए तभी समझ पाएंगे। मेटल और नॉन मेटल पहले पहचानना आना चाहिए। कल एक अपक्रिया बताई गई थी, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन अपक्रिया में धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी है उसका उपयोग होगा, लेकिन द्विविस्थापन अपक्रिया में धातुओं की सक्रियता श्रेणी का उपयोग नहीं किया जाता है। तो वहां कल एक एग्जाम्पल दिया गया था, जैसे जिंक है या फिर Cl2 से अगर रिएक्शन कराया जाए, Zn और Fe। पहले तो हमें देखना है कि Zn क्या Fe से ज्यादा रिएक्टिव है। अगर ज्यादा रिएक्टिव होगा तो Fe को हटा देगा, अगर कम रिएक्टिव होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो कल जो पढ़े थे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका सही से पकाता है। तो अब देखिए Zn कहाँ पर है, Zn ऊपर है और ये Fe कहाँ है, नीचे है। इसका जिंक जो है आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, आयरन को हटा देगा, उसके स्थान पर खुद बैठ जाएगा। तो जिंक आयरन हटा देगा तो क्या बन जाएगा, ये ZnCl2। जिंक पर चार्ज होता +2, हाइड्राइड पर -1 और यहाँ से आयरन हट जाएगा। ये वास्तव में अपक्रिया विस्थापन अपक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिंक। लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट से नहीं मतलब है, हमें मतलब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हमें देखना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो देखें FeCl2 और Zn। Zn में Cl2 जुड़ रही है और Cl2 क्लोरीन है क्या, नॉन मेटल है। Zn में Cl2 जुड़ रही है, यानी नॉन मेटल का जुड़ना, अधातु का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। यानी इसका हो रहा है ऑक्सीकरण। आप कहोगे ऐसा क्या हो गया भाई, ये जिंक मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। यानी मेटल में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी क्लोरीन आके जुड़ रहे हैं और नॉन मेटल का जुड़ना ही ऑक्सीकरण है। अच्छा, यहाँ आप देखिए FeCl2, अभी तो FeCl2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ी है। अब इसमें से क्लोरीन हट रहे हैं, नॉन मेटल हट रहे हैं और नॉन मेटल का हटना, नॉन मेटल का हटना क्या कहलाएगा, अपचयन। खूब गौर से देखें,
Zn में Cl2 जुड़ रही है, जिंक धातु है और क्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, अधातु है। Zn में Cl2 जुड़ रही है, Cl2 जुड़ना, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का जुड़ना या नॉन मेटल का जुड़ना ऑक्सीकरण। और या फिर Cl2 में से क्लोरीन हट रही है तभी Fe बना, तो क्लोरीन हट रही है, नॉन मेटल का हटना क्या कहलाएगा? अपचयन। तो नॉन मेटल के आधार पर आपने देखा कि अगर नॉन मेटल जुड़ती है तो ऑक्सीकरण और नॉन मेटल अगर हटती है तो अपचयन। एडिशन ऑफ नॉन मेटल ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल रिडक्शन, ऐसे याद करें। यहाँ Zn में नॉन मेटल जुड़ रही है, यहाँ या फिर Cl2 में से नॉन मेटल हट रही है, तो नॉन मेटल का हटना अपचयन और नॉन मेटल का जुड़ना ऑक्सीकरण। ये भी एक आधार होता है। ये तो नॉन मेटल के आधार पर, जरा मेटल के आधार पर भी देख लिया जाए कार्बोनेशन। अगर हम कल हमने बताया था जो हाइड्रोजन होते हैं उनकी सक्रियता का क्रम बताया था। अगर पोटेशियम आयोडाइड का क्लोरीन से रिएक्शन कराएं तो पहले हम देखें क्या ये क्लोरीन आयोडीन हटा पाए नहीं हटा पाए। तो कल बताया गया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हाइड्रोजन के जो चार तत्व हैं, ये ऊपर से नीचे जब चलते हैं इनकी रिएक्टिविटी, इनकी क्रियाशीलता घटती है। यानी ऊपर वाला मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाला, ऊपर वाला नॉन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और नीचे वाले नॉन मेटल कम रिएक्टिव है। तो आप देखें क्लोरीन के नीचे आयोडीन है, यहाँ देखिए क्लोरीन है, आयोडीन, क्लोरीन के नीचे आयोडीन है, तो क्लोरीन क्या करेगी? आयोडीन को हटा देगी और जहाँ आयोडीन बैठी वहाँ खुद बैठ जाएगी। तो क्या रिएक्शन होगा? यहाँ बन जाएगा KCl। अच्छा ये ध्यान है, ऐसा नहीं KCl2 लिख दो, क्योंकि पोटेशियम चार्ज होता +1 19 होता है, 2 8 8 1, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19, 2 8 8 1। और हाइलाइट में कितना होता है? -1, तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, KCl। और I2, यहाँ I भी नहीं लिखो, ये जो गैसें होती हैं H2, Cl2, O2, N2, F2, I2, ये सब डाइटॉन फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ खाली आई मत देख लेना। तो पोटेशियम आयोडाइड का जब रिएक्शन क्लोरीन से होता है तो बनता KCl + I2। हमें यहाँ मेटल के आधार पर देखना है, जबकि हम जानते हैं मेटल का जुड़ना अपचयन है और मेटल का हटना ऑक्सीकरण है। तो यहाँ पोटेशियम जो है ये मेटल है, आयोडीन और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। हम पोटेशियम को देखेंगे, पोटेशियम जुड़ रही है या हट रही है। चलो बैलेंस भी कर सकते हैं, Cl2 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, I2 है यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब बैलेंस हो 2Ki + Cl2 कि 2KCl + I2। तो चले देखा जाए, क्लोरीन में ये क्लोरीन थी, इसमें K आके जुड़ गया और K क्या है? धातु, और क्लोरीन क्या है? अधातु। और धातु का जुड़ना क्या होता है? अपचयन। क्लोरीन अधातु है और इसमें पोटेशियम जुड़ी तभी तो KCl बना। तो क्लोरीन अधातु में धातु जुड़ रही है, ये धातु जुड़ रही है, धातु का जुड़ना। धातु कौन है? जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो पोटेशियम धातु है और क्लोरीन क्या है? अधातु है। तो क्लोरीन में पोटेशियम जुड़ गई, धातु जुड़ गई, और धातु का जुड़ना यहाँ से क्या बता रहा है? किसका हो रहा है? अपचयन। अगर ये पहचान में आ जाए तो दूसरा अपने आप बता सकते हैं इसका अपचयन होगा। चलो यहाँ देखा जाए, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम धातु है, आयोडीन अधातु, दोनों धातु धातु मिलकर के रह रहे हैं। लेकिन ये धातु क्या हो गया? हट गई। हट गई तो केवल बचा क्या? आयोडीन। धातु का हटना, ये धातु हटी है, धातु का हटना, देखें पोटेशियम धातु है, पोटेशियम निकल गई, बची क्या? I2, आयोडीन बची। धातु का हटना क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। तो आप क्या देखें, अगर नॉन मेटल जुड़ती है ऑक्सीकरण, नॉन मेटल हटती है अपचयन, लेकिन अगर मेटल जुड़ती है, इसका बिल्कुल उल्टा कहेंगे, मेटल अगर जुड़ती है अपचयन, अगर मेटल हटती है ऑक्सीकरण। अब फिर आपसे ये भी पूछा जाएगा भाई कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है? इसका अपचयन हो रहा है, Cl2 का अपचयन हो रहा है, तो ये ऑक्सीकारक का काम करेगी। पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, ये अपचायक का काम करेगी। तो जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक और जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक। तो 4 आधार हमने आपको बताया,
ज़्यादा आधार में कंफ्यूजन भी हो रहा होगा, कौन जुड़े कौन हटे। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण। नॉन मेटल का जुड़ना ऑक्सीकरण, नॉन मेटल का हटना अपचयन। मेटल का जुड़ना अपचयन और मेटल का हटना ऑक्सीकरण। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर, ये भी एक आधार बनता है। उसमें यह होता है कहीं अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होती है तो वहां होता है ऑक्सीकरण। वैसे भी आप जानते हैं धातुएं जो होती हैं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं, यानी धातुएं जो होंगी ज्यादातर उनका ऑक्सीकरण ही है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहीं इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो वहां होगा अपचयन, रिडक्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का अगर ह्रास होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो अपचयन। आप जानते हैं धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती है, इन धातुओं का तो होगा ऑक्सीकरण। और धातुएं क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है, उनका होगा अपचयन। ज्यादातर 100% कोई चीज केमिस्ट्री में नहीं होता है। तो जैसे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कोई एक मेटल है, जैसे मेटल, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन त्यागे, इस पर चार्ज आ जाएगा M+। अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे 2+। जैसे उदाहरण देख लीजिए सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो बन जाएगा Na+। मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो आप लिख सकते हो Mg+2। अच्छा, त्यागने के लिए माइनस, और आप चाहे तो इसको उधर ले जाकर प्लस में भी लिख सकते हो। यम गिव्स आउट M+, यहाँ प्लस की भी लिख सकते हैं, इधर ले जाकर के प्लस में भी लिखा जा सकता है, लेकिन इधर लिखने में थोड़ा अच्छा रहेगा, लग रहा लॉस हो रहा, माइनस कम हो रहा है। ऐसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, 2 और 3, तो Al+3। यहाँ सब देखें इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। इस मेटल ने 1 इलेक्ट्रॉन खोया, M+ में चेंज हो गया। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन खोया, Na+ में हो गया। Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन खोया, Mg+। यहाँ सब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो रहा है। इसका मतलब इस सबका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। वैसे भी आप और भी इंटर में पढ़ेंगे, और भी आधार होता है ऑक्सीकरण संख्या के आधार पर। ये मेटल है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था 0, तो 0 से 1 ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या में कमी अपचयन, ये भी एक बेस बनता है। तो 0 से 1, 0 से 2, 0 से 3, तो ये जो ऊपर 4 लगा है यही आगे चल के भी ऑक्सीकरण संख्या बन जाएगा। तो ये ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि अगर होती, वो भी ऑक्सीकरण, लेकिन ये इंटर में केवल अभी आप याद रखें कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होती है तो ऑक्सीकरण। देखिए कमी कहाँ हो रही, जो मेटल है। इसका उल्टा आप कह सकते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होता, कोई एक एलिमेंट ए है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन के लिए प्लस, ये कन्वर्ट हो जाएगा A-1। एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, A-1। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 2,6, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो कन्वर्ट हो जाएगा O-2। अगर वो पर पहले से मान लिया ऑलरेडी एक -1 है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण करे तो -1 पहले से है, 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करे तभी वो -2 में हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन पहले से है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो चार्ज निगेटिव में आएगा। ऐसे और भी दे सकते हैं, कार्बन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते, ये कन्वर्ट हो जाएगा C-4, ये कार्बाइड हो जाएगा, ये ऑक्साइड हो जाएगा। ऐसे फास्फोरस है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, ये हो जाएगा P-3। तो देखिए 0 से -3 हो रहा है, यानी आपके पास 0 माने आपको रुपये का किसी कर्जदार नहीं थे, 3 रुपये कर्जदार होते, यहाँ 0 से -4 है, यानी ऑक्सीकरण संख्या जो है घट रही है। तो ऑक्सीकरण संख्या में अगर कमी होगी तो भी अपचयन होगा। फिलहाल अभी आप ऑक्सीकरण संख्या नहीं जानते, तो केवल यही आप समझे इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट होगा, यानी जो नॉन मेटल होंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे तो वहां पर होगा अपचयन, इन सबका अपचयन होगा। और अगर लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का
तो ऑक्सीकरण। तो बहुत सारा बेस ऑक्सीकरण अपचयन को समझाने के लिए है, लेकिन सबको दिमाग में रखेंगे। तो देखिए, ऑक्सीजन के आधार पर मैं बता दूं जल्दी जल्दी। ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अपचयन। हाइड्रोजन के आधार पर हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया। नॉन मेटल के आधार पर देखिए, नॉन मेटल का जुड़ना ऑक्सीकरण, नॉन मेटल का हटना अपचयन। मेटल के आधार पर देखिए, मेटल का जुड़ना अपचयन, मेटल का हटना ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर, इलेक्ट्रॉन की कमी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण संख्या में कमी अपचयन। अब आप कहोगे ऑक्सीकारक अपचायक क्या होगा? जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक का काम करेगा, और जो जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक का काम करेगा। अब इसके बाद और भी चीजें हैं जिसको बताना है। देखिए, अब इसके बाद हम सबको पढ़ना है संक्षारण, कोरोजन और रेंसिडिटी, विकृत गंधिता। संक्षारण क्या होता है? जैसे हम कोई लोहे का सामान खरीद के लाएं तो शुरू में उसमें बड़ी चमक रहती है, लेकिन धीरे धीरे देखते हैं उसकी चमक गायब हो जाती है, उस पर लाल भूरे रंग की कोई कोई एक परत जम जाती है। हम कह सकते हैं कि धातुओं का यानी लोहे का कोरोजन हो गया, संक्षारण हो गया। तो ये कोरोजन या विकृत गंधिता यानी रेंसिडिटी, ये दोनों जो है वास्तव में ऑक्सीकरण क्रिया है, यानी एक रासायनिक क्रिया है। तो धातुएं जो होती हैं कोरोजन के कारण क्या हो जाता है? धीरे धीरे उनका धातुओं का क्षय हो जाता है। तो कोरोजन क्या है? कोरोजन से मतलब है धातुओं का हो जाता है ऑक्सीकरण। धातुओं का ऑक्सीकरण हो करके धातुओं के नष्ट होने की जो प्रक्रिया है, जो नष्ट होने की रासायनिक प्रक्रिया है, उसी को हम सब कहते हैं कोरोजन। और रेंसिडिटी क्या है? जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसका भी ऑक्सीकरण होता है। खाद्य पदार्थ ऐसे जिसमें वसा या तेल मिला हो, घी तेल वगैरह मिला हो, तो धीरे धीरे समय के साथ उसमें उसका स्वाद भी खराब हो जाता है, उससे खराब स्मेल आने लगती है, उसकी गंध खराब हो जाती है। तो कह देते हैं उसका भी ऑक्सीकरण हो गया, विकृत गंधिता हो गया। तो दोनों ये जो चीजें हैं, धातुओं का ऑक्सीकरण अगर हो जाता है तो उसको कहेंगे कोरोजन, संक्षारण। अगर खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो जाता है तो उसे कहेंगे विकृत गंधिता। तो पहले हम धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। धातुएं जो होगी, जब वो किसी नमी, आर्द्र वायु, आर्द्र वायु के संपर्क में आए या किसी एसिड के संपर्क में आए तो धीरे धीरे उसकी क्या होगी? चमक खत्म हो जाएगी। और चमक खत्म होने के साथ साथ उसमें एक पतली पतली लेयर बन जाएगी। जैसे लोहे पर देखते हैं काले भूरे रंग की लेयर बन जाती है, उसको आप किसी हथौड़े से वगैरह से मारिए तो चूर्ण के रूप में नीचे गिरता है। यानी एक तरह से जो लेयर बनती है वो भंगुर पदार्थ होता है। अगर उसको हथौड़े से मारा जाता है तो छोटे छोटे पीस वो अलग हो जाता है। तो धातुओं का ऑक्सीकरण के द्वारा नष्ट होने की जो प्रक्रिया है उसी को कहा जाता है संक्षारण। तो लोहे पर जंग जब लगता है उसको कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगता। तो लोहा अगर लेके आएंगे, लोहा अगर नमी या एसिड के संपर्क में आएगा तो लोहे का ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीकरण होने से उस पर काले भूरे रंग की परत बन जाएगी, धीरे धीरे लोहा नष्ट हो जाएगा। अगर उस हथौड़े से उस पर मारेंगे छोटे छोटे पीस में अलग हो जाएगा। तो जो लेयर बनेगी वो भंगुर पदार्थ बनेगी, इन लोहा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। और भी धातुओं में होता है, जैसे चांदी पर भी, चांदी का भी कोरोजन होता है, लेकिन उस पर जो लेयर बनती है काले रंग की बनती है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। चांदी के जो पायल वगैरह लाते हैं धीरे धीरे देखते हैं उस पर काला रंग बन जाता है, तो उसका भी कोरोजन हो जाता है, संक्षारण हो जाता है। संक्षारण से मतलब है नष्ट होना। ऑक्सीकरण द्वारा धातुओं का नष्ट होने की जो प्रक्रिया है उसी को हम सब कहते हैं संक्षारण, या इंग्लिश को कहते हैं कोरोजन। तो लोहे का कोरोजन होगा तो रस्टिंग ऑफ आयरन कहेंगे, लोहे पर जंग लगना। और चांदी का भी कोरोजन होगा तो ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पर काली रंग की परत बन जाएगी। और जो तांबा होता है, कभी कभी पूजा करने वाला जो तांबे का बर्तन होता है उस पर हरे हरे रंग की लेयर बन जाती है, तो ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि चांदी पर संक्षारण होने के बाद उसका कैसा कलर हो जाता है, तो आप कहोगे ब्लैक कलर।
तांबे का अगर क्लोरोजन हो जाता है उसका कैसा कलर हो जाता है? ग्रीन कलर। तो फिर से आप समझ लें, धातुओं का ऑक्सीकृत होकर के नष्ट होने की जो प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, उसी को हम सब कहते हैं क्लोरोजन। तो लोहे का भी क्लोरोजन होगा, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर भी होगा और तांबा पर होगा। चांदी पर ब्लैक कोटिंग होगी, तांबा पर ग्रीन कोटिंग होगी, और लोहा जो होगा उस पर काले भूरे, ब्लैक और ग्रे कलर का उस पर लेयर बन जाएगा। अब चाहते हैं कि आपका लोहा नष्ट ना हो, तो इसके लिए उपाय है उसको पेंट कर दें। पेंट करने से क्या होगा, इसको जो ऊपरी सतह जो खुली रहती है वो डायरेक्ट वायु के संपर्क में नहीं आएगी, तो उसका क्लोरोजन नहीं होगा। इसके बाद आता है विकृत गंधिता। जो तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं वो भी ऑक्सीकरण द्वारा धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, उसका स्वाद भी खराब हो जाता है, उससे खराब स्मेल आने लगती है। तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, उसमें कोई न कोई एक प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाया जाता है। प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस मिलाया जाता है। लेकिन ये ध्यान रहे, जो प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं वास्तव में अपचायक होते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कैसा पदार्थ होता है, अपचायक है क्या ऑक्सीकारक है? यानी ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीकरण क्रिया को रोकते हैं। जैसे आप देखे होंगे जो चिप्स की थैली आती है, पन्नी जिसमें भरा रहता है चिप्स, तो काफ़ी समय तक अगर चिप्स रख दिया जाए फिर उसको अगर आप खाइए तो उसकी स्मेल खराब हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि चिप्स का होता है ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण होने से उसका स्वाद और गंध दोनों खराब हो जाती है। तो क्या करते हैं, उसको चिप्स को जब पैकेट में भरा जाता है तो अंदर की ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है। ऑक्सीजन को निकाल करके उसमें एक नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। नाइट्रोजन गैस बहुत कम क्रियाशील गैस है। तो नाइट्रोजन गैस क्या करेगी, जो खाद्य पदार्थ है, जो तेल या वसायुक्त पदार्थ है, उसको ऑक्सीकरण से रोकेगी। तो वो भी एक तरह से कह सकते हैं नाइट्रोजन जो है एंटीऑक्सीडेंट है, प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ है। और प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ कैसे होते हैं? अपचायक होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ में दो पदार्थ और भी हैं, BHA और BHT। BHA को कहते हैं ब्यूटीलेटेड हाइड्रॉक्सी एनिसोन, और BHT को क्या कहते हैं? ब्यूटीलेटेड हाइड्रॉक्सी एनिलीन। तो दो चीजें याद ध्यान रखें। फिर से 2 मिनट में हम रिवाइज कर दें। हम सब पढ़ रहे हैं संक्षारण, क्लोरोजन, धातुओं और खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा नष्ट होने की जो विधि है या जो प्रक्रिया है उसी को हम सब कहते हैं क्लोरोजन या संक्षारण। धातुएं जो होती हैं नमी या एसिड के संपर्क में जब आती है तो उसकी चमक गायब हो जाती है, तो हम सब कहते हैं उस पर क्लोरोजन हो गया है। लोहे का अगर क्लोरोजन होगा, यानी लोहे पर अगर जंग लगेगा तो क्या होगा, उस पर एक काले भूरे रंग की परत बन जाएगी, और उसको जब आप हथौड़ा से तोड़ेंगे इससे चूर्ण चूर्ण के रूप में अलग होगा, तो धीरे धीरे लोहा समाप्त हो जाएगा। और आप चाहते हैं लोहे पर ऑक्सीकरण ना हो, लोहा का जंग ना लगे, तो उस पर आप पेंट लगा दीजिए। पेंट लगाने से क्या होगा, ऊपर वो डायरेक्ट वायु के संपर्क में नहीं आएगी, उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। चांदी पर भी क्लोरोजन होता है, तो चांदी पर क्लोरोजन होने पर कैसी उस पर लेयर बनती है? काली रंग की। तांबे का भी क्लोरोजन होता है, उस पर कैसी परत बनती है? ग्रीन। तो ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, और ग्रे कलर की ब्लैक ग्रे कोटिंग हो जाता है आयरन पर। ये हुआ। और खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण द्वारा नष्ट होने की जो प्रक्रिया है, उसका स्वाद खराब हो जाए, उसका गंध खराब हो जाए, इस प्रोसेस को कहते हैं रेंसिडिटी। और खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ना हो तो क्या करेंगे, उसमें कोई प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट बनाएंगे, और एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वास्तव में अपचायक पदार्थ होते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन है। चिप्स को अगर भरना है तो पहले चिप्स के जिस पैकेट में भरना उसकी ऑक्सीजन निकाल लीजिए और फिर उसमें भर दीजिए नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस क्या होगी, उसकी ऑक्सीकरण होने नहीं देगी, बहुत कम क्रियाशील गैस है। या BHA या BHT भर दीजिए, ये भी BHA या BHT भर दीजिए, ये भी प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ है। इस तरह से ये जो चैप्टर था आज जाकर के समाप्त हुआ। कई वीडियो बन गए ज़्यादा डिटेल पढ़ाने के चक्कर में। अब इसके बाद अगला चैप्टर